नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की खेती प्रदेश के बहुत से किसान करते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन वही किसान ले सकता है जो कि अपनी फसल में किए जाने वाले कार्यों को करते हुए सही समय पर कीट और रोगों का नियंत्रण करेगा। तो धान की फसल में इन्हीं सब कार्यों की जानकारी दे रहे हैं ग्राम मोहम्मदनगर शक्तिखेड़ा, जिला भोपाल के प्रगतिशील किसान फारूक खान। इस वक्त मेरी धान की फसल लगी हुई है, जो कि इस वक्त फूल के ऊपर है और दूध भर रहा है, उसमें से बाल निकल चुकी है उसके अंदर से। और इस समय जो भी मैंने उसके अंदर कार्य करे हैं या जो भी उसके अंदर बीमारियां आती हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, धान की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उर्वरकों का प्रयोग करते हुए फसल में सिंचाई और जल निकास कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इसकी जब बालियाँ भरना शुरू हो जाती हैं, इसमें दूध उतर जाता है तो उस टाइम हमें उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों, हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये मान के चलिए कि आप 15 किलो करीब यूरिया ले लीजिए और 12 किलो करीब पोटास ले लीजिए और इन दोनों का मिश्रण करवा के आप अपने खेत में इसके अंदर छिड़कवा सकते हैं। और एक आध कहीं का अगर आपको जाइम मिल जाए तो आप जाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसको मिलवा के छिड़काव करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे दाने जो होंगे वो सही तरीके से भर जाते हैं। वरना किसान भाइयों, ये देखा गया है कि आखिर के अंदर जो बालें निकलती हैं वो भर नहीं पाती हैं, वो खाली रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हैगी प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो पानी का जो महत्व है बहुत ज़्यादा दिया गया है धान के अंदर। लेकिन किसान भाई, हमारे जो किसान भाई हैं वो ये गलती करते हैं कि पानी बदलते नहीं हैं, जिसकी वजह से बीमारियां आ जाती हैं, फंगस वाली बीमारियां आ जाती हैं। तो किसान भाइयों, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो गड्ढे हैं जहाँ में पानी भरा हुआ है धान के अंदर, वो 1.5 से 2 इंच ही रहे पानी। और अगर वो पानी पुराना हुआ है तो उसको हमें बदल देना चाहिए। और जैसे कि अगर पानी ज़्यादा गिर रहा है, बारिश की अवस्था ज़्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि बारिश के अंदर तकरीबन उसको मेड़ों को जो है हल्का सा नाली जैसी बनाते हैं, जिसकी वजह से पूरा पानी निकल जाए, उसका पानी रुके नहीं, बारिश का जो पानी है। किसान भाइयों, धान की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या कुछ करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, इस टाइम जो हैगा धान के अंदर जो आती है, इसके अंदर कि वो आती है तना छेदक। जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में ये बहुत तेज़ इसका अटैक आता है इस कीड़े का। किसान भाइयों, जो इसका जो कीड़ा होता है, जो ये लार्वा को छोड़ता है, वो लार्वा जाके अपने धान के अंदर जो होता है नीचे की तरफ से तना छेद देता है। तना छेद के उसके अंदर घुस जाता है ये तने के अंदर और उसी को वहीं के वहीं कुतरता रहता है, जिसकी वजह से धान की जो है पीली पड़ना शुरू हो जाती है और हमारी जो बाल निकलेगी वो सफ़ेद कलर की वो पोची बाल निकलती है। इससे किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, इसकी हम रोकथाम के लिए कि इसके अंदर फेरोमोन टेप लगा दें अपन लोग, जिसकी वजह से उसकी जो खुशबू की वजह से उस ट्रैप में आके कीड़े जो होंगे वो आके फंस जाते हैं उसके अंदर। और इसके अंदर हम लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास सुविधा हो लाइट की, खेत के ऊपर जो हमारा ट्रैप होता है उसमें फंस जाते हैं आके। तो और अगर इससे भी अगर हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है किसान भाइयों, इसके अंदर हम जो रासायनिक दवा का इस्तेमाल करते हैं वो है कार्ट्रेप हाइड्रोक्साइड 50% SP फॉर्म में आती है ये। और इसका जो डोज हैगा वो हैगा 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इस पर छिड़काव करते हैं। इसका छिड़काव करने से ये होता है कि ये चीज़ जो हैगी, इसका जो कीड़ा हैगा वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। किसान भाइयों, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम एको कीट की, जिसका नाम है गंधी बग कीट। इस कीट में से बदबू आती है और ये जो कीट होता है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये हमारी जब दूध भरने की अवस्था होती है बालियों के अंदर, उस टाइम ये उसके पूरे दूध को जो है पूरा दूध की अवस्था में उसके रस को पूरे को चूस लेता है, जिससे दाने जो होंगे पिचक जाते हैं और खेती के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर नुकसान होता है।
तो हमें इसकी दवाई के लिए मिथाइल पैराथियन दवा जो आती है पाउडर फॉर्म में मिलती है, वो तकरीबन हमें 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में इसको छिड़कवाना चाहिए, जिससे ये कीट के ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। और मैंने करा है इसका कीट पर नियंत्रण मैंने इसी दवा से करा है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो रोग आते हैं। तो पहला रोग हम लेंगे इसके अंदर, वो हैगा वर्ण अगमारी रोग, जिसे हम लोग बोलते हैं सीड ब्लास्ट। तो ये बीमारी जो होती है पानी की अधिक भराव के कारण ये बीमारी होती है। इस बीमारी पानी के जल स्तर के से 30 सेंटीमीटर ऊपर से दिखती है ये बीमारी जो होती है कि, और इसका रोग लगने से पत्तियां भूरे रंग की पड़ जाती हैं और फिर धीरे धीरे पत्तियां पीले रंग की होने लगती हैं। और उसके बाद फिर इस रोग के कारण पेड़ जो हैगा पूरी तरह नष्ट हो जाता हैगा, पूरी तरह सूख जाता हैगा। और इसके हम कंट्रोल की बात करें तो किसान भाइयों, हम इसके अंदर टेबुकोनाजोल 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसके अंदर हम लोग इसका स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे धान के अगले जो रोग हैगा, वो हैगा धान में कण्वा रोग जिसे बोलते हैं। ये रोग अच्छी बारिश होने पर ही आता हैगा। शुरुआती के अंदर ये मखमली सी गोली जैसी बन जाती है भूरे कलर की, और ये बालों में चिपकी रहती है, और उसके बाद धीरे धीरे ये काली पड़ जाती है और पाउडर जैसी हो जाती है। और किसान भाइयों, इससे जो हमारी यील्ड है वो धान की काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें प्रोपिकोनाजोल जो हैगा वो हमें 1 ml प्रति लीटर पानी की दर में मिलाकर इसमें छिड़काव करना चाहिए। और इसकी जो हैगा छिड़काव हमें कोशिश करें किसान भाइयों कि फूल जब आता है उससे पहले ही हम इसमें छिड़काव कर दें, उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई मसाला वर्गीय फसल में लहसुन की खेती करना चाहते हैं, वो इसकी फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई के समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर सरदार सिंह से। लहसुन लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है सितंबर के लास्ट से लेके फर्स्ट फोरनाइट अक्टूबर, मतलब 15 अक्टूबर तक लहसुन लग जाना चाहिए। सितंबर के लास्ट में शुरू करेंगे तो 15 अक्टूबर तक लगाना ख़त्म हो जाना चाहिए। केवल जितना लेट लगाएंगे तो फिर उसमें पैदावार अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए या बल्ब डेवलपमेंट के लिए किसानों के जो लेट लगाते हैं तो लहसुन को उसका समय नहीं मिलता, तो लहसुन का बल्ब जो है अच्छा नहीं बन पाता है, पैदावार कम रहती है। मृदा एवं खेत की तैयारी। लहसुन की खेती के लिए अधिक उर्वरता वाली उचित जल निकास युक्त दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, खेत में नमी कम हो तो ऐसी दशा में बुआई से पहले पलेवा करके खेत तैयार करें। खेत की पहली जुताई एक बार मिट्टी पलट हल से और एक बार रोटावेटर या 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा दें, जिससे खेत समतल और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। लहसुन की खेती में पोषण प्रबंधन। लहसुन के सफल उत्पादन में पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग मृदा जांच रिपोर्ट के अनुसार करनी चाहिए। लहसुन में जड़ के अच्छे विकास और मिट्टी की जल संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद बुआई के 15 दिनों पूर्व ही खेत में अच्छी तरह से मिला दें। इसके अलावा यूरिया 200 किलोग्राम और सिंगल सुपर फॉस्फेट 350 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना उपयुक्त होता है। फॉस्फोरस और पोटाश जो भी निर्धारित मात्रा है उसको लगाने से पहले खेत में मिला दें, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको बाद में टॉप ड्रेसिंग से दे सकते हैं। मौसम और जलवायु। लहसुन पाले के प्रति सहनशील होता है, परंतु पौधे के उचित बढ़वार के लिए ठंडे और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कंदों के परिपक्वता के लिए शुष्क जलवायु उचित रहता है। किसान भाइयों, लहसुन की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है उन्नत किस्मों का चयन। लहसुन की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। एग्रीफाउंड सफेद या सफेद रंग के छिलके वाली किस्म है। इसके एक कंद में 20 से 25 कलियां होती हैं। ये लगभग 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है।
इसकी औसत उपज 120 से 130 कुंतल प्रति हेक्टेयर होता है। जो नोटिफाइड वैरायटी है केंद्र सरकार से जो स्वीकृत हैं, उसमें यमुना सफ़ेद 2, यमुना सफ़ेद 3, ये जो 2 वैरायटी हैं यही उपयुक्त पाई गई हैं। यमुना सफ़ेद 3 में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि जैसे मैच्योरिटी टाइम पे, अब मैच्योरिटी टाइम कैसे देखेंगे, लहसुन को जब देखते रहेंगे 4.5 महीने बाद, तो जैसे उंगली का ये होता है ना यहाँ, इस तरह से बल्ब जब बनता है तो उभार आ जाते हैं। तो जो यमुना सफ़ेद 3 वैरायटी है उसमें खास करके ये है कि जब भी क्लोब फॉर्मेशन हो, पोथी बनने लगे, तो पानी तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर एक पानी भी ज़्यादा लग गया तो वो लहसुन खुल जाएगा और मार्केट में ये तो किसान नहीं कर सकते, लेकिन जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से रिलीज हुई है या सरकारी संस्था है वो वैरायटी सेलेक्ट करके सीड प्रोडक्शन करा के देती हैं। तो यमुना सफ़ेद 2 जिसको G50 कहते हैं वो सबसे अच्छी वैरायटी किसानों के लिए है। बीज की मात्रा और बीज उपचार 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लहसुन की बुआई के लिए 400 से 500 किलो स्वस्थ कलियों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, आने वाले समय में लहसुन की फसल में कीट रोगों का प्रकोप ना हो, इसके लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसके लिए पहले फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम 0.1% घोल से कलियों को उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशी से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। किसान भाई अच्छी तरह से तैयार करके और ज़्यादा लंबी क्यारी न बनाएं, इसके लिए जैसे 2 मीटर चौड़ाई रखें और 5 से 7 मीटर लंबी क्यारी बनाएं, और जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधा और 15 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रख के और उसको लगा देना चाहिए। अनेक किसान भाई कृषि के साथ साथ बकरी पालन भी करते हैं, लेकिन वो बकरियों के मेमनों के प्रबंधन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक वृद्धि तो प्रभावित होती ही है, कुछ मेमनों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके लिए मेमनों की देखरेख कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार गौर। आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों के मेमनों की देखभाल के साथ साथ उनमें होने वाले रोग और उनके रोगों की रोकथाम कैसे करें, इस पर जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। अक्सर यह देखने में आता है कि हमारे कुछ बकरी पालक भाई बकरियों के नवजात मेमनों की देखरेख पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण जन्म के कुछ दिन बाद ही बकरी के बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु दर को कम करने के लिए बकरी पालक क्या करें, आइए जानते हैं। जैसे ही बच्चा बाहर निकलने को होता है तो धीरे धीरे हमें निगरानी रखते हुए जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, लेने के पश्चात हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि उस बच्चे के जितने भी खुले द्वार होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें नसका द्वार, उसमें से श्लेष्मा झिल्ली को अलग करना अति आवश्यक है। क्योंकि बच्चे ने जन्म लिया है तो सबसे पहले वह श्वसन क्रिया सबसे पहले प्रारंभ कर सके, तभी उसको जीवन प्राप्त होता है। फिर वह करने के पश्चात आँख से, कान से, नाक से, मुंह से, उसके जो गुदा द्वार है उन सभी जगह से उसको हमको पोंछ लेना चाहिए अच्छे से। उसके पश्चात हमें उनके जो खुर होते हैं उन खुरों को हल्के हाथ से तोड़ देना चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से खड़े होने का प्रयास कर सके और वो खड़ा हो सके। पहला हमें जो उसकी नाभिनाल होती है, इसको जो है हमें 4 घंटे के अंदर स्टेरिलाइज जो कैंची होती है उसके माध्यम से उसको 2 सेंटीमीटर के करीब जो है काट दें। साथ में उसको धागे से जो वो कि टिंचर आयोडीन में डिप किया हुआ हो उससे उसको बांध दें नाभिनाल को, और एक सीसी में थोड़ा टिंचर आयोडीन या भर के रख लें और दिन में 3 बार उस नाभिनाल में उसको डुबाना जरूरी है, डुबकी देना जरूरी है। इस तरह से हम करेंगे तो नाभिनाल से जो पाचन तंत्र की जो बीमारियां
बच्चों में होती हैं वो किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। किसान भाइयों, बकरियों के नवजात बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनकी आहार व्यवस्था किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। अगर हम सावधानी रखेंगे, तापमान, शरीर के तापमान के अनुसार दूध या खीस को पिलाएंगे तो दस्त रोग पर नियंत्रण काफी हद तक किया जा सकता है। शरीर भार का एक 10वां हिस्सा, मान लीजिए किसी बकरी के बच्चे का वजन 2 किलोग्राम है, तो हमको उसको क्या है कि एक 10वां हिस्सा जो है 4 बार में बच्चे को पिलाना होगा। यानी आप सुबह जैसे पिलाएंगे 6-7 बजे के आसपास, फिर उसके बाद जो है 6 घंटे के बाद पिलाना है आपको, 11-12 बजे के आसपास पिला दीजिए, फिर 4-5 बजे पिला दीजिए, फिर रात्रिकालीन समय में पिला दीजिए। इस तरह से हम विभिन्न भागों में खीस को, या खीस जो होती प्रथम 5 दिवस तक पिलाना जरूरी होता है। दूसरे माह में जो है हम उसकी आवृत्ति कम कर देते हैं, मतलब दिन में 3 बार, 24 घंटे में 3 बार उसी दूध को पिलाना है, और तीसरे महीने में दिन में 2 बार दूध पिलाना है। 2 माह के पश्चात क्या होता है कि जो अमाशय होता है बकरी के बच्चों का, वह 4 भागों में विभक्त हो जाता है, और तभी रूमन के डेवलप होने के पश्चात बकरी के बच्चे में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, झाड़ पेड़ की पत्तियां जो है उनको डगालें लटका देते हैं, तो बच्चे वो पत्तियां खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके रूमन में क्रूड फाइबर को पचाने की क्षमता विकसित हो जाती है, और धीरे धीरे वो हरे चारे के ऊपर निर्भर होना प्रारंभ कर दे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बकरी पालन जो है वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर आपके पास खेती है उसके साथ में भी ये फायदेमंद। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर नारायणपुर, बस्तर, राजनांदगांव और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक हल्के बादल छाए रहने और वर्षा नहीं होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों को करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, सही अंतराल पर साबुन से हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस समय धान की फसल दूधिया अवस्था पर है और फसल की इसी अवस्था पर गंधी बग कीट का प्रकोप होता है। इस कीट की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीपास 50 EC और साइपरमेथ्रिन 5% दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय धान में पत्ती मोड़क कीट दिखाई दे सकता है। इसकी रोकथाम के लिए पिप्रोनिल 5 SC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की कुल जल आवश्यकता का 50% गर्भा अवस्था से दूध भरने तक लगता है, इसलिए फूल आने एवं दाना में दूध भरने की अवस्था में किसान भाई को सलाह दी जाती है कि खेत में 5 सेंटीमीटर पानी भरकर रखें। धान की फसल में भूरा धब्बा रोग की रोकथाम के लिए किसान भाई को सलाह दी जाती है कि वे मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान में तना छेदक कीट की निगरानी करें एवं फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। कीट का अधिक प्रकोप होने पर क्यूनॉल फॉस दवा का भुरकाव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि सब्जी वाली फसलों को आर्द्र पतन बीमारी से बचाने हेतु बुआई या रुपाई के पूर्व कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को उपचारित करें। मक्के की फसल में इस समय अंगमारी रोग के लक्षण दिखाई देने पर किसानों को सलाह दी जाती है कि वे इसकी रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। रामतिल की फसल 30 से 45 दिन की हो जाने पर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया की दूसरी मात्रा खेत में डालें। मक्के के खेतों में जल भराव न होने दें, क्योंकि मक्के की फसल
जल भराव के प्रति संवेदनशील होती है और इससे जीवाणु रोगों को बढ़ावा मिलता है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बैगन तथा भिंडी की फसल में फल और तना छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए स्पेनोसेड 45% 70 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अरबी की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप होने पर 15 दिन के अंतराल पर 0.1% रेडोमिल 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर और मिर्ची की फसल में रस चूसने वाले कीट का प्रकोप होने पर इसकी रोकथाम के लिए किसान इमिडाक्लोरोपिड 0.3% 1 लीटर पानी में घोल बनाकर या नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए पशुशाला को सूखा रखें, पशुओं को ताजा और अपरिपक्व पत्तियां अधिक न खिलाएं, पशुओं के आहार में खनिज लवण एवं हरे चारे का समावेश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम नौगांव जिला भोपाल के किसान राम गोपाल ने। आप टमाटर की फसल में फल सड़न रोग की समस्या और उसके निदान पर जानकारी चाहते हैं, तो राम गोपाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, टमाटर का इस्तेमाल सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिस वजह से टमाटर की मांग साल भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती कर अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसलों में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसीलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर कच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इन रोगों का नियंत्रण करना जरूरी है। तो इनके नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास भी सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट जरूर करें। किसान भाई, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करने पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण करते हैं तो आपकी टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति आपको जरूर होगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।